नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। फिर एक बार नीतीश कुमार, बिहार ने यह जनादेश तेज स्वर में सुना दिया। नतीजों से बीजेपी मुश्किल में है और परेशानी यह है कि अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बिहार में एक हार क्या हुई, वार चौतरफा हो रहा है। शिकस्त तिलमिलाई बीजेपी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, लेकिन पहले उन्हें सुनिए जो नसीहत दे रहे हैं। आज सिर्फ इन दो तस्वीरों की ही चर्चा हो रही है। बिहार की जनता ने ऐसा जनादेश सुनाया है जिससे कोई जोड़ी जीत का निशान लहरा रही है, तो कहीं से कोई आहट तक नहीं आ रही है। कप्तान को लेना होगा, जिनके हाथों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन दर्द इसलिए भी ज्यादा है। एक संयम बना के रखा, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी अपने आप को प्रेजेंट किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये श्रेय उनको जाएगा। सुना आपने, ये वो लोग हैं जो या तो पार्टी में ही हैं या फिर सहयोगी हैं। यूं तो हार की हजार वजहें होती हैं, लेकिन हार के बाद जब अपने ही नसीहत और उलाहने देने लगे तो जख्म और गहरा हो जाता है। बीजेपी की भी यही परेशानी है, एक हार पर चौतरफा वार। आज तक ब्यूरो। बिहार में करारी हार पर बीजेपी को शायद अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हकीकत के पीछे की वजह को टटोलने के लिए आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। आत्ममंथन और अवलोकन से बिहार के जनादेश को समझने की कोशिश होगी, जहां पर बिहार में महागठबंधन की इस महाजीत का अंदाजा लगाने में राजनीतिक पंडित और चुनावी आंकड़ेबाज भी चूक गए थे, लेकिन 178 सीटों पर कब्जा जमाकर लालू नीतीश की इस जोड़ी ने नया सियासी इतिहास रच दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी लहर कई राज्यों में फैली, लेकिन बिहार की जनता ने उसे नकार कर बीजेपी के सामने नया संकट पैदा कर दिया है। महज 17 महीने पहले ही प्रचंड जनादेश पाने वाली बीजेपी को भी इतने बड़े झटके की आशंका कतई नहीं रही होगी, लेकिन हकीकत सामने आई तो झटपट, आत्ममंथन, आकलन और अवलोकन की मजबूरी सामने आ गई। तुरंत फैसला लिया गया कि दिल्ली में पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। बैठक में अमित शाह के अलावा कई बीजेपी दिग्गज होंगे जो ये तय करेंगे कि बिहार में करारी हार के पीछे क्या वजह रही, कहां रह गई कमी, कौन है हार का कसूरवार। बीजेपी भी ये जानती थी कि बिहार का रण सिर्फ एक राज्य में सत्ता हासिल करने का जरिया भर नहीं था, बल्कि अहम इतिहास और संतुष्टि की भी जंग थी। अब पार्टी नतीजों का विश्लेषण करेगी और सुधार के कदम उठाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं। लंबी बैठक के बाद भले ही पार्टी हार की वजहों की तह तक जाएगी, लेकिन उससे पहले ही कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बिहार में आखिर एनडीए की मिट्टी पली क्यों हुई। शायद नीतीश के गड़बड़ पॉलिटिकल डीएनए का बयान बैकफायर कर गया। लालू को बीफ पॉलिटिक्स में घेरने में मोदी ने गलती की। तंत्र मंत्र के जरिए नीतीश पर मोदी का व्यंग बिहार को नागवार गुजरा। आरक्षण के सवाल पर सांप्रदायिक पेच ने अल्पसंख्यकों में ध्रुवीकरण पैदा कर दिया। चुनावी वक्त में बिहार को पैकेज देकर लुभाने की कोशिश ने भी चुनावी लुटिया डुबो दी। बीजेपी का अंदरूनी घमासान और स्थानीय नेताओं की नाराजगी भी एनडीए की हार की वजह बताई जा रही है, और देश के दूसरे इलाकों से बिहार को जोड़ने वाली रेलवे में यात्रा की खस्ता हालत ने भी एनडीए की गाड़ी को डिरेल कर दिया। बिहार के जनादेश को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम जनता के आदेश का सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी है। हम सभी नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को बधाई देते हैं। बिहार में बीजेपी का नुकसान तो हो चुका है, जाहिर है रणनीति में चूक बड़ी है। मुमकिन है कि भविष्य की सियासत को मजबूत करने का
कोई कंक्रीट रास्ता आज की संसदीय बोर्ड की बैठक से ही बाहर निकले। आज तक ब्यूरो। संसदीय बोर्ड की बैठक में बीजेपी को हार की वजह बेशक मिल जाए, लेकिन पार्टी उनका क्या करेगी, जो खुलेआम हार के लिए न सिर्फ अमित शाह बल्कि मोदी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के इतने सारे घोटालों की थाली को एक सांस में लोगों के सामने परोस तो दिया था, लेकिन जनता ने इसे सिरे से नकार दिया। न मोदी के भाषण काम आए, न मोदी की रैली काम आई और न ही अमित शाह की रणनीति काम आई। हार के बाद अब पार्टी के सामने परेशानी यह है कि खुद अपने ही हार की पोल पट्टी खोलने पर आमादा है। जहां मरहम की जरूरत है, वहां आरोपों की कड़वाहट लगाई जा रही है। महफूज प्रधानमंत्री भी नहीं है। पहले शॉटगन को सुनते हैं। ये तो पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिलेगी कप्तान को तो क्रिटिसिज्म कौन लेगा? क्रिटिसिज्म भी तो कप्तान को लेना पड़ेगा। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पर निशाना साधा तो आरा से सांसद और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह भी ज्यादा पीछे नहीं रहे। इसके लिए तो मैं मानता हूं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जिम्मेवार है। जो लोग टिकट बंटवारे में थे वे लोग जिम्मेवार हैं। अगर जनता ने ये देखा कि हाँ आपने क्रिमिनल्स को टिकट दिया है तो जनता मूर्ख नहीं है। एक करारी हार से चीजें कैसे और कितनी तेजी से बदलकर विरोध में खड़ी हो जाती हैं, इसका सबूत सामने आ रहा है उस गुजरात से, जो पीएम मोदी और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के विधायक मधु श्रीवास्तव ने हार का ठीकरा चुनावी रणनीति पर थोपा। मोदी पर तीर छोड़ते हुए दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव ने कहा कि एक ही आदमी पर भरोसा करने का ही ये नतीजा है कि शक्ति को विश्रीकरण करना चाहिए। एक ही जन के पास शक्ति नहीं रहना चाहिए। वो एक जन के पास शक्ति रहने के कारण थोड़ा खुद हमको खेद हुआ है। अब वो शक्ति को हम अलग बंटवारा करेंगे और फिर से इसको आगे लाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने तो सीधे सीधे अमित शाह की रणनीति को ही खारिज कर दिया है। ब्लॉग में चंदन मित्रा लिखते हैं, ऐसा लगता है कि महागठबंधन का बिना शोर शराबा वाला चुनाव प्रचार और मृदुभाषी नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला सफल रहा, जबकि वोटरों ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के शोर शराबे वाले बीजेपी के कैंपेन को खारिज कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता अरुण शौरी ने कहा कि बिहार चुनाव में हार के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आगे कहा है कि पार्टी में नेतृत्व के खिलाफ शांत असहयोग आंदोलन अब और गहरा होगा, क्योंकि पार्टी या सरकार में कोई चौथा व्यक्ति है ही नहीं। अपनों के इतने हमले से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बेशक तिलमिलाएगा, लेकिन हार के बाद के हालात में आत्ममंथन और चिंतन के अलावा फिलहाल कोई दूसरा विकल्प भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज तक ब्यूरो। अपने तो अपने सहयोगी भी अब बीजेपी को आंखें तरेर रहे हैं। शिवसेना तो खुलेआम कह रही है कि आज महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो बाजी शिवसेना ही मारेगी। बिहार में हार के बाद जब बीजेपी के अपने ही खिलाफ में आवाज बुलंद कर रहे हैं और नसीहतों की झड़ी लगा रहे हैं, तो फिर सहयोगियों पर कौन दोष लगाए? शिवसेना भी अब मुंह चिढ़ा रही है। एक कदम आगे बढ़ते हुए शिवसेना ने बिहार की मिसाल पेश करते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव हुए तो बीजेपी का यहां भी यही हाल होगा। सुनिए पार्टी दिग्गज संजय राउत को। अगर महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं अभी इस वक्त, तो शिवसेना पूरा बहुमत महाराष्ट्र में प्राप्त करेगी। पूरा बहुमत। कभी भी आज चुनाव लीजिए, कल लीजिए, आप कभी भी चुनाव लीजिए महाराष्ट्र में, जो बिहार के नतीजे है उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब महाराष्ट्र में होगा। पहले बयान, फिर एक दिन बाद ही सुबह में मुखपत्र सामना में भी लेख। साफ लिखा है कि महाराष्ट्र में ताजा चुनाव की स्थिति में शिवसेना ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। शिवसेना तो बिहार में बीजेपी के साथ नहीं लड़ी, लेकिन जिन्होंने साथ मिलकर सत्ता स्वाद का सपना देखा था, हार के बाद अब उन्हें भी विरोधियों की रणनीति में अच्छाई नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है हाँ, क्योंकि ये मैं ज़रूर मानूंगा कि मतदान विकास के नाम पर ही हुआ, और मुझे लगता है कि उसमें नीतीश जी ने
कहीं ना कहीं एक एज हासिल किया जो पिछले 10 सालों में उनकी एक छवि रही है, और जितने संयम तरीके से उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक संयम बना के रखा, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी अपने आप को प्रेजेंट किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये श्रेय उनको जाएगा। बिहार में बीजेपी की हार पर विदेशी अखबारों ने भी टिप्पणी की है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि बिहार के नतीजे मोदी सरकार के 17 महीने के कार्यकाल का परीक्षाफल है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी जिनहुआ ने भी बिहार हार पर लिखा है कि मोदी के बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने बार बार दावा किया है कि विदेशों में देश और सरकार का डंका बज रहा है, लेकिन जो खबरें प्रकाशित हुई हैं वो यकीनन बीजेपी को परेशान करेंगी। आज तक ब्यूरो। बीजेपी को अब घेरने की बारी है उस विपक्ष की जो लगातार बीजेपी को घेरने का मौका ढूंढ रहा है। नतीजों के बाद खुशियों में सराबोर कांग्रेस सीधे पीएम मोदी को नसीहत दे रही है कि घमंड छोड़िए, विदेश यात्रा छोड़िए, जमीन पर आइए। बिहार में जनादेश को हथियार बनाकर विरोधी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव में दबी कुचली कांग्रेस को बिहार में नया ऑक्सीजन मिला है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ज्ञान भंडार में भी इजाफा हुआ है, तभी तो पीएम मोदी को सुझाव दे रहे हैं। जो एरोगेंस बीजेपी में घुस गई है, जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इससे देश का फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। केंद्र से केजरीवाल की अदावत की कहानी भी पुरानी है। आज मौका केजरीवाल के पास भी है। मित्र नीतीश को शुभकामना दी तो बीजेपी को फटकार। कहा देश ने नफरत की राजनीति को अब त्याग दिया है। बिहार के इस नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि इस देश के लोग नफरत की राजनीति नहीं चाहते, और नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि वो लोग समझ जाएं कि अब अगर दूसरी बार इन लोगों ने नफरत की राजनीति करने की कोशिश की तो इनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। बिहार में एनसीपी ने महागठबंधन से अलग होकर नया खेमा बनाया था। करारी हार मिली, लेकिन शायद हार से ज्यादा खुशी इस बात की है कि बीजेपी का डब्बा गोल हो गया। नतीजे कह रहे हैं कि फैसले नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। बिहार की जनता ने एक संदेश देशवासियों को दिया और देश में परिवर्तन किया। आज वही स्थिति की शुरुआत हो रही है। बीजेपी पर हमला तेज है, घाव गहरा लगा है, उबरने में भी वक्त लगेगा। विपक्ष और हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन मौका बीजेपी के पास भी है गिरकर फिर से संभलने का। आज तक ब्यूरो।